हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआई स्टडी क्लास से। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र यानी मानव भूगोल का हम लोग पढ़ रहे हैं। बुक 1 का चैप्टर 1 है ना। तो इसको हम काफी इजी मेथड से समझेंगे, काफी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो क्लास तो देखिए, सारा कुछ इसमें क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये भूगोल यानी ज्योग्राफी ये कहाँ से आया, मतलब इसके जनक कौन थे। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ज्योग्राफी का जो जनक है वो है हमारा इरेटोस्थनीज। क्या है? इरेटोस्थनीज। इसका जो जनक है, भूगोल का जनक क्या है? इरेटोस्थनीज। अगर एग्जाम में सीधा पूछ रहा है कि भूगोल का जनक कौन है या भूगोल का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या करेंगे? क्या ऑप्शन में देखेंगे क्या इरेटोस्थनीज है तो हम लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन में। अगर इरेटोस्थनीज दिखेगा तो हम लोग लगा देंगे। अगर पूछ देगा कि आधुनिक, अगर पूछ देगा आधुनिक, क्या पूछेगा? आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का जनक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक अगर पूछ देगा तो हम लोग इसका आंसर देंगे फ्रेडरिक, फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक यहाँ पे रेटजेल। ये है हमारा आधुनिक आधुनिक मानव भूगोल का जनक क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रेटजेल। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे पूछ देगा, अब बच्चा तो रटे हुआ है कि इरेटोस्थनीज है यहाँ पे जनक भूगोल का, लेकिन यहाँ पे पूछ देगा आधुनिक मानव भूगोल का, तो याद रखेंगे कि फ्रेडरिक रेटजेल। अब एक और क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि भारत में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भारत में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में जो कहा जाता है जेम्स रेनेल को। क्या कहा जाता है? जेम्स रेनेल को भारत में भूगोल का जनक कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव? 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि सीधा भूगोल का जनक कौन है तो फ्रेडरिक इरेटोस्थनीज। अगर पूछेगा कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है तो फ्रेडरिक रेटजेल। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में जो ज्योग्राफी का भूगोल का जनक है तो क्या ऑप्शन लगाएंगे? जेम्स रेनेल। तो ये तो हो गया हमारा कि भूगोल का जनक कौन है, यानी ज्योग्राफी को किसने दिया था, किसने इसका प्रतिपादन किया था। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो ज्योग्राफी है ये क्या कहाँ से आया। तो ये 2 ग्रीक शब्द से आया, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है हमारा पृथ्वी, क्या होता है हमारा? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो यानी क्या हुआ कि पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन। यानी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या? पृथ्वी के बारे में, समुद्र के बारे में, पहाड़ के बारे में, मौसम के बारे में, ये पर्यावरण के बारे में जो भी है वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो अब ये जो हमारा भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसका 2 टाइप्स है। यहाँ पर देखेंगे क्या भूगोल है? 2 टाइप्स है। एक है भौतिक भूगोल, क्या है? एक भौतिक भूगोल, और एक है हमारा मानव भूगोल। तो अब ये क्या है? ये भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल उस भूगोल को बोलते हैं, यानी हम लोग भौतिक भूगोल में वे सारे चीजें पढ़ते हैं जो प्रकृति ने दिया है, यानी जो ईश्वर ने दिया है, जो ऊपर वाले ने दिया है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र, मौसम इत्यादि। अब मानव भूगोल के में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव ने क्या बनाया, मानव ने समाज बनाया, मानव ने देश बनाया, मानव ने गांव बनाए। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग क्या पढ़ लिए कि चैप्टर का ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सीधा पूछेगा ज्योग्राफी के जनक मतलब भूगोल का तो इरेटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल का यानी आधुनिक मानव भूगोल का तो फ्रेडरिक रेटजेल, और भारत में भूगोल का जनक तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? जेम्स रेनेल। अब हम लोग देखेंगे भूगोल की विशेषता, यानी भूगोल का क्या क्या विशेषता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कि भूगोल समाकलनात्मक है, दूसरा देखेंगे भूगोल अनुभव आधारित है, तीसरा देखेंगे भूगोल व्यवहारिक है, और लास्ट में देखेंगे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, इसका क्या योगदान रहा भूगोल में। देखिए, तो ये भूगोल समाकलनात्मक है, इसका कहने का मतलब क्या है? हाँ, तो ये भूगोल क्या है? समाकलनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी भूगोल जो होता है वो प्रकृति और मानव के एक साथ जोड़ कर देखता है। कैसे? कि जैसे पहले के लोग अधिकतर कहाँ बसते थे? नदियों के किनारे बसते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी मिलता था और उसको उपजाऊ मिट्टी मिलती थी। इसीलिए लोग कहाँ रहते थे? पहले जंगलों के पास रहते थे और नदियों के पास रहते थे, क्योंकि जंगल में उसको खाने के लिए मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और रहने के लिए आवास मिलेगा। यानी पहले के लोग जो थे वो जंगल के पेड़ से अपना बटन थकते थे और पेड़ के नीचे रहते थे। तो क्या हुआ कि ये भूगोल का जो समाकलनात्मक का मतलब है कि भूगोल मानव और ईश्वर यानी प्रकृति को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं है। मतलब प्रकृति के बगैर मानव नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हम
पानी नहीं पिएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो पहले तो चापाकल नहीं था तो लोग कहाँ बसते थे, नदियों के किनारे। तो नदी क्या है, प्राकृतिक है, तो लोग कहाँ बसते थे, नदी के किनारे, ताकि उनको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो इसे बोलेंगे समाकलनात्मक। ये क्लियर हो गया होगा इससे डिफाइन। अब देखिए भूगोल अनुभव आधारित है, यानी हम जितने भी प्रकार का अनुभव करते हैं वो क्या है, वो किसमें आता है, भूगोल में ही आता है। अनुभव देखना, अनुभव कि आज बारिश कितना हुआ, आज का टेम्परेचर कितना था, ये सब किसमें पढ़ते हैं हम लोग, भूगोल में पढ़ते हैं। तो भूगोल क्या है, अनुभव आधारित है। तो अब देखेंगे दूसरा यहाँ पे कि भूगोल व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब हम लोग व्यवहार करते हैं, भूगोल के हिसाब से ही हम अपना जिंदगी जीते हैं। अगर देखिए मौसम अगर खराब रहेगा तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जो किसान होता है वो क्या मौसम देख कर खेती करता है कि बारिश होने वाली, बारिश होगा तो पानी आएगा तो हम यहाँ पे सिंचाई करेंगे, या जो भी या गेहूं धान जो भी उसमें लगाएंगे पेड़ पौधा। तो क्या है, भूगोल व्यवहारिक है। बहुत तेज गर्मी है तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या किसके हिसाब से हम जीते हैं, भूगोल के हिसाब से। तो अब देखिए जो तीनों है उसका जो निचोड़ निकाला क्या, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए पहले रेगिस्तान में खेती करना मुश्किल था, गर्म स्थानों पर रहना मुश्किल था, ठंडे स्थानों पर रहना मुश्किल था। लेकिन जब प्रौद्योगिकी आया, टेक्नोलॉजी आया, तो क्या किया, टेक्नोलॉजी से रेगिस्तान में क्या कर दिया, यहाँ पे नहर निकाल दिया। नहर निकाल दिया तो वहाँ पे रेगिस्तान के लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे। उसी प्रकार बहुत बहुत गर्म है, गर्म स्थानों पर रहना मुश्किल था, तो ये टेक्नोलॉजी आया और बना दिया एसी। क्या बना दिया हमारा, एसी। जो कितना भी आपका ठंडी गर्मी रहे, आपका एसी क्या करेगा, अंदर का जो रूम का टेम्परेचर क्या लो करेगा और आपको ठंडा देगा। उसी प्रकार बहुत ठंडे इलाकों में, बहुत ठंडे इलाकों में रहना मुश्किल था, तो हमारा क्या गया, हीटर। क्या गया हमारा, हीटर, जो क्या गर्मी प्रदान किया। तो इसमें क्या हुआ कि प्रकृति ने कहा कि हम जैसा चाहेंगे वैसा आपको रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, हम खुद रास्ता निकालेंगे। तो रास्ता निकाला, गर्मी है तो एसी लगा लिया, ठंडी है यहाँ पे हीटर लगा लिया, रेगिस्तान में पानी नहीं गया तो टेक्नोलॉजी से नहर खोद कर यहाँ पे सिंचाई के साधन बना दिया, वहाँ पे खेती भी होता है। तो इसे बोलते हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का योगदान भूगोल में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक है कि मानव का प्राकृतिकरण और एक है प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 नंबर में पूछता है ये कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है और यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की 2 बड़ी विशेषताएं, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण किसका हो रहा है, मानव का। यानी ये मानव का प्राकृतिकरण कहता है कि प्रकृति अपने हिसाब से मानव को चलाएगा। देखिए यहाँ पे मानव का प्राकृतिकरण मतलब प्रकृति जो चाहेगा वही मानव करेगा। जैसे कि बारिश हुई तो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आंधी तूफान है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, रेगिस्तान है वहाँ पानी नहीं, आप खेती नहीं कर सकते हैं। यानी मानव क्या है, प्रकृति का गुलाम। तो क्या कहा, मानव का प्राकृतिकरण ये कहता है कि मानव जो है किसका गुलाम है, प्रकृति का गुलाम है। एग्जाम्पल में आप देख लिए कि रेगिस्तान में नहरें नहीं है, वहाँ आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं, गर्म जगह पर बहुत गर्मी है वहाँ आप नहीं रह सकते हैं, ठंडी में बहुत ठंडी है वहाँ पे आप नहीं रह सकते हैं। यानी प्रकृति ने अगर बारिश किया तो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मानव का प्राकृतिकरण। यानी मानव किसका गुलाम है, प्रकृति का गुलाम है। तो अब यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किसका हो रहा, प्रकृति का। यानी प्रकृति ने क्या बोला, हम जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रकृति का मानवीकरण कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप जो देंगे उसमें अपना रास्ता निकाल लेंगे। आप बहुत गर्मी दिए, आपने बहुत सारा हीट दे दिया, गर्मी दे दिया, तो हमने क्या लगा लिया, हमने एसी लगा लिया, रास्ता निकला, हम रह सकते हैं, आपके साथ नहीं चलेंगे। अब आपको गुलाम बनना पड़ेगा। अब आपके कहने से नहीं होगा कुछ, अब हम उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आपने कहा कि रेगिस्तान में सिर्फ बालू है, आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मानव ने क्या किया, नहरें निकाल लिया, अपना दिमाग के यूज करके नहरें निकाल लिया और वहाँ पे खेती कर लिया। तो क्या हुआ, मतलब प्रकृति को जवाब दे दिया, बहुत ठंडी है हम नहीं रह सकते, वहाँ पे क्या लगा लिया, हीटर लगा लिया, हम रह सकते हैं। तो इसी बोलेंगे प्रकृति का मानवीकरण। यानी अब प्रकृति के साथ गुलाम हुआ, मानव गुलाम हुआ। तो क्लियर हो गया। इस सब का हम नोट्स देंगे, यानी PDF देंगे। हम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी आसान भाषा में हमने वहाँ भी हैंड राइटिंग नोट्स है, उसको हम PDF बना कर उसमें दे देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की 2 बड़ी विशेषताएं। 1 नंबर पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरा हम पढ़ेंगे संभववादी विचारधारा।
तो अब देखिए जो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे कि संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, लुसियन फेब्रे। यहाँ पे एक ये फ्रेडरिक रेटजेल ने किताब लिखा था जिसका किताब का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। अब इसका फ्रेडरिक रेटजेल का एक शिष्य का नाम क्या है, तो यहाँ पे कुमारी एलन सैम्पल इसका एक शिष्य था जिसका नाम क्या था, कुमारी एलन सैम्पल। तो अब हम लोग ये जान गए कि इसका पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। और यहाँ पे कि संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, लुसियन फेब्रे। यहाँ तक क्लियर। तो अब जानेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, देखो यहाँ निश्चय निश्चित, जो निश्चित है यानी से मानव का प्रकृतिकरण की तरह, कि पर्यावरणीय विचारधारा यह कहती है कि जो प्रकृति बोला वही होना चाहिए। वही कि हमने गर्मी दे दिया, आपको गर्मी में रहना पड़ेगा, आप ठंडा नहीं ले सकते। हमने बारिश दिया तो आपको बारिश में भीगना पड़ेगा, घर से बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। मतलब पर्यावरण के हिसाब से हम चले, पर्यावरण के हिसाब से चले। आंधी तूफान है, घर से बाहर नहीं निकले, तो इसे क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो अब आया देखिए यहाँ पे संभववादी विचारधारा, यानी संभव हो सकता है। संभववादी विचारधारा कहता है कि नहीं, कि हम उसका बीच का रास्ता निकालेंगे। क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। आप बारिश बरसाएंगे तो हम छतरी लगा लेंगे, हम छाता लगा कर जाएंगे। आप गर्मी देंगे तो हम एसी लगा लेंगे, यानी प्रकृति का मानवीकरण। सेम, आप ज्यादा ठंडी देंगे तो हम हीटर लगा लेंगे। तो इसे बोलते हैं क्या, संभववादी विचारधारा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग नौ निश्चयवाद। चलिए उसको हम नोट करके आपको बताते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग नौ निश्चयवाद या रुको या जाओ सिद्धांत। तो इसका जो प्रतिपादक था ग्रिफिथ टेलर। तो ये क्या है, ये नौ निश्चयवाद यानी रुको या जाओ सिद्धांत कहता है कि आप ना तो प्रकृति का गुलाम बनो या नहीं आप प्रकृति को अपना गुलाम बनाओ। आप लोग मिलजुल कर काम करो, सूझबूझ कर काम करो, एक दूसरे की मदद से काम करो। मतलब बीच का रास्ता निकाल के नहीं होता है कि कोई झगड़ा किया तो बीच में सुलह करा दिया ना, तो ऐसा नहीं कि हम उसको मार देंगे वो हमको मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मेल जोल कर रहना चाहिए। इसी प्रकार ये कह रहा है नौ निश्चयवाद कि प्रकृति और मानव के आपस में मेल खाना चाहिए। तो अब ये रुको ये जाओ का सिद्धांत क्या है। अब आपने प्रकृति से कर लिया बगावत कि नहीं आप तो गर्मी दीजिए, कितना भी कुछ कीजिए, हम रेगिस्तान में तो ये कर देंगे, हम नहरें निकाल देंगे। लेकिन ये नहीं, संभव नहीं है। इतना ना धूप दे दिया, इतना धूप दे दिया, आप घर से बाहर निकलना मुश्किल, इतना हाई टेम्परेचर दे दिया, 90 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ हो गया टेम्परेचर सूरज का, तो क्या करेंगे, भाप की तरफ उड़ जाएगा। 100 डिग्री पर तो खोल जाता है ना। तो उसी प्रकार कि आप क्या कीजिए, मर्यादा में रखकर कीजिए। चलिए आपने मतलब ये कहता है नौ निश्चयवाद कि आपने तो हवाई जहाज बनाया, तो हवाई जहाज जो आपने बनाया है किसको देखकर बनाया, पक्षी को देखकर बनाया है। तो आपने कहीं से तो ज्ञान लिया। आपने जो दवा बनाया है जड़ी बूटी से बनाया, किससे बनाया, प्रकृति से बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसीलिए आप जो है क्या करो कि आप आराम से मतलब मेल जोल कर काम करो। तो यहाँ पे रुको यानी जब प्रकृति का रुको तो तुमको रुकना पड़ेगा। इतना ना बर्फबारी कर दिया ऊपर से, इतना ना बर्फ गिरी, इतना बारिश हो गया, पूरा दहाड़ ला दिया, रुकना पड़ेगा। प्रकृति कहेगा जाओ, मतलब थोड़ा मौसम ठीक कर दिया तो आप जा सकते हो। तो ये हो गया हमारा नौ निश्चयवाद सिद्धांत। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। एक नंबर में है कल्याण परक विचारधारा, 2 नंबर में है मानवतावादी विचारधारा, 3 नंबर में है आमूलवादी विचारधारा, 4 नंबर में है व्यवहारवादी विचारधारा। तो अब 1 नंबर में देखेंगे कि कल्याण परम विचारधारा क्या है। इस विचारधारा में कहा गया है कि भूगोल का काम है लोगों में समाज में लोगों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, लोगों की मदद करना। एक इसको क्या बोलेंगे, कल्याण परम विचारधारा। यानी जिस भूगोल में लोगों के कल्याण की बात हुई, लोगों की शिक्षा की बात हुई, लोगों की गरीबी मिटाने की बात हुई, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कल्याण परम विचारधारा। PDF नोट्स मिल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में दिया होगा, कुछ नहीं छूटेगा। जितना लेक्चर में था वो सब उसमें ऐड है, एग्जाम्पल 4-5 बढ़ा कर दिया गया है। तो अब 2 नंबर में देखेंगे मानवतावादी विचारधारा। ये मानवतावादी विचारधारा कहता है कि भूगोल सिर्फ पृथ्वी के बारे में अध्ययन नहीं करना है। इसका काम है कि आदमी कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है, किसको कैसे देखता है, इसको क्या बोलेंगे, मानवतावादी विचारधारा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोई अगर हिंदू है तो उसके लिए मंदिर एक आस्था का केंद्र है, लेकिन अगर दूसरे मजहब के लोग हैं, मंदिर होगा।
मस्जिद है, मुसलमानों के लिए पवित्र जगह है, आस्था का केंद्र है, दूसरे कौमों के लिए मंदिर होगा। आपका बेटा है, मेरा बेटा है, दूसरे का बेटा है, बेटा होगा। आपका घर है, आपका घर आदर्शवादी लगे, मेरा घर है, गर्व से मेरा घर है, दूसरा घर होगा, किसी घर टूट गया होगा। ये है। तो अब हम लोग देखेंगे आमूलवादी विचारधारा। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। आमूलवादी विचारधारा क्या होता है? आमूलवादी विचारधारा का मतलब होता है कि समाज में यहाँ पे जितना अव्यवहार होता है, गरीबी, ऊंच नीच, उसको बताता है हमारा क्या, आमूलवादी विचारधारा। कि कहीं कहीं देखेंगे किसी राज्य में बहुत सारा उद्योग है, कोई राज्य बहुत गरीब है, देखेंगे कि वो आदमी बहुत अमीर है, आदमी बहुत गरीब है, तो इसको क्या बोलेंगे, आमूलवादी विचारधारा। तो अब देखेंगे व्यवहारवादी विचारधारा। इसके कहने का मतलब है कि इंसान का व्यवहार बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार। एक जो बच्चा है स्कूल में डरेगा, सबसे डरेगा, एकदम क्लास में शांत रहेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल का डर है, वो दूसरा व्यक्ति है। वही बच्चा वही है, लेकिन घर पे आया, परिस्थिति बदल गया, जगह बदल गया, एकदम खेल रहा है, क्योंकि माता पिता के साथ वो उतना अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेगा। और वहाँ पे क्या दबाव, तो परिस्थिति के हिसाब ना, जैसे कि कोई अगर दो कोई में लड़ाई हो रहा है ना, दो कोई में लड़ाई हो रहा है, समझिए इसको व्यवहारवादी विचारधारा। तो अब जो कमजोर होगा वो बड़ा को नहीं पीटेगा, क्यों? क्योंकि ये हमसे तो ज़्यादा बड़ा, हमको मार देगा। वही छोटा का जाएगा पीट देगा, क्यों? परिस्थिति चेंज हो गया, आदमी वही है, आदमी का व्यवहार बदल गया। तो ये क्या कहता है कि व्यवहारवादी है क्या, ये हमारा भूगोल। तो समझ में आ गया। कल्याण परम मतलब गरीबी मिटाना है, शिक्षा देना है। मानवतावादी यानी आदमी किस तरह सोचता है, क्या समझता है, किसको किस व्यवहार में लाता है, क्या देखता है, जैसे कि अपना घर लगता है, दूसरा घर सीधे घर है। आमूलवादी विचारधारा मतलब ऊंच नीच का बात हुआ, असमानता का बात हुआ, कोई कितना गरीब है, कोई कितना अमीर है, कोई कितना ये गाड़ी खरीद लिया, किसके पास कोई भीख मांग रहा है, ये बात हो गया। व्यवहारवादी मतलब परिस्थिति के हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, मन चेंज करते हैं। और किसी का पापा के सामने आदमी नहीं बोलेगा उतना, ये मम्मी के सामने बोल देगा, व्यवहार बदल गया। तो ये हम लोग ये है कि मानव भूगोल की नवीन विचारधारा है। चलिए अब इसका आगे का लेक्चर देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मानव भूगोल का उपक्षेत्र, यानी मानव भूगोल का उपक्षेत्र, इसका 4 उपक्षेत्र है: सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। तो ये हो गया, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम लिखे, तो क्या लिखेंगे? सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। तो अब हम लोग जानेंगे कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या क्या है, और राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या क्या है, और आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या क्या है, और यहाँ पर जनसंख्या भूगोल का उपक्षेत्र कौन कौन है। यानी मानव भूगोल का उपक्षेत्र सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल का कोई उपक्षेत्र होगा, उसी तरह राजनीतिक भूगोल का कोई उपक्षेत्र होगा, आर्थिक का कोई होगा, जनसंख्या का कोई होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र और जनसंख्या भूगोल का उपक्षेत्र। देखिए सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र मतलब क्या होता है, समाज में क्या क्या होता है। समाज में यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल होता है, संस्कृत अलग अलग लोग अलग पहना पहनते, खाना पान खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। मानव भूगोल, मानव कहाँ रहता है, समाज में रहता है। भाषा भूगोल, भाषा कहाँ होता है, समाज में होता है। धर्म कहाँ होता है, समाज में होता है। बस्ती भूगोल, समाज में बस्तियाँ होती है। तो ये हो गया हमारा ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है ना। यहाँ में आता है कि सामाजिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखे, तो हम लिख देंगे यहाँ से। अब उसके बाद है कि हमारा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र, एक नंबर राज्य भूगोल, सीमा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, संसाधन भूगोल और भू राजनीति। ये हो गया हमारा राजनीतिक, यहाँ पे राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र। तो अब यहाँ पे आएंगे 3 नंबर आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल। यानी आर्थिक मतलब जिससे पैसा आता है, अर्निंग होता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्थिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपने से, दिमाग में बहुत सारा है एग्जाम्पल। जनसंख्या भूगोल का उपक्षेत्र, यानी जनसंख्या, जितने प्रकार की जनसंख्या का बात होगा वो किसमें आएगा, जनसंख्या भूगोल में आएगा। यानी जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर का अध्ययन, जनसंख्या नीति। तो ये जो जनसंख्या वाला चैप्टर है, ये अध्याय हमारा, इसके बाद जो हम लेक्चर जो आएगा 2 नंबर, यहाँ पे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 आएगा, तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। तो फिलहाल चैप्टर 1 में आपको इतना ही पढ़ना है, और इसका कंप्लीट PDF नोट्स हम आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से PDF निकाल कर अपना डाउनलोड करके उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।